Hello everyone, this is Wasim Ahmad Alimi, a student of MA Urdu, semester 3rd, Jamia Millia Islamia. I recently appeared in NET JRF exam December 2019 and qualified JRF. मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों को जो उर्दू से नेट JRF एग्ज़ाम के एस्पायरेंट हैं। इस वीडियो में मैं JRF एग्ज़ाम के पैटर्न, सिलेबस और इम्तिहान की स्ट्रेटेजी पर बात करूँगा। मैं उन किताबों और मटेरियल पर भी बात करूंगा जो इस इम्तिहान के लिए मुफीद हैं। इंटरनेट, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब से आपको किस तरह यूटिलाइज़ करना है ये भी बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा और उर्दू अदब की तारीख़, अफसानों के किरदार, नज़्मों और गज़लों के मिसरे याद रखने की अपनी बनाई हुई ट्रिक्स भी शेयर करूंगा। मेरे बनाए हुए कोट्स या मैं जिस तरह बताऊंगा उस तरह आपके बनाए हुए कोट्स को जहन नशी करने से बातें बहुत दिनों तक जहन में महफूज रहती हैं। इसलिए अगर आप JRF के एस्पायरेंट हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आइए सबसे पहले इस एग्ज़ाम की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने के बाद आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपने सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर होने के एलिजिबल और अहल हो जाते हैं। और अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको तहकीक के दौरान हुकूमत की तरफ से फेलोशिप यानी फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी। ये इम्तिहान 300 नंबरात पर मुश्तमिल कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 3 घंटे में 2 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर कॉमन होता है जिसमें 100 नंबरात के लिए 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर आपके अपने मजमून से होता है जिसमें 200 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस इम्तिहान में अलग अलग सब्जेक्ट से कुल उम्मीदवारों की तादाद 10 लाख से भी ज़्यादा होती है। जहाँ तक उर्दू की बात है तो उर्दू में दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम में 7,557 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 6,116 तलबा एग्ज़ाम में शामिल हुए, जिनमें से सिर्फ 48 स्टूडेंट JRF के लिए क्वालिफाई हुए हैं। अगर हम उम्मीदवारों को सामने रखकर रेशियो निकालें तो सक्सेस रेशियो 0.78% होती है, यानी हर 300 में सिर्फ 2 स्टूडेंट ही JRF के लिए कामयाब हो पाते हैं। ये और बात है कि इस एग्ज़ाम का कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता रहता है, लेकिन सक्सेस रेशियो को मद्देनज़र रखते हुए JRF के लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त और स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करने की ज़रूरत है। आइए अब सिलेबस की बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि निसाब बहुत वास्ट है। पहले पेपर के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रेशन, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, पीपल एंड एनवायरनमेंट और कुछ लॉजिकल रीजनिंग के सवालात होते हैं। हम उर्दू स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मजमून में तो जान लगा देते हैं। मसलन नावल की यूनिट से चंद सवाल ही आने की उम्मीद होती है। ये भी यकीन नहीं है कि शामिल निसाब हर नावल से सवाल आएगा। फिर भी हम 1-2 सवाल के लिए आग का दरिया जैसे ज़ख़ीम नावल पढ़ डालते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से बेशतर पहले पेपर को मुंह भी नहीं लगाते, जबकि वहाँ से 50 सवालात 100 नंबर को हम यूं ही मुफ्त में जाने देते हैं। याद रखिए, आपके पहले पेपर का स्कोर ही तय करता है कि आप इस रेस में कितना आगे जाएंगे। पहले पेपर से 10 सवालात 20 नंबर तो आपका कहीं नहीं जाएगा अगर आपने इनमें से बस इतनी मेहनत कर ली जितनी आप उर्दू की एक यूनिट के लिए करते हैं। और वो 10 सवाल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रेशन से आना ही आना है। 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से और 5 डेटा इंटरप्रेशन से। जब ये तय है तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, डेटा इंटरप्रेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लीजिए। यूट्यूब में बेशुमार वीडियोज़ हैं जिनसे आप DI की मश्क कर सकते हैं। पहले पेपर की तैयारी किस तरह होनी चाहिए, इसके लिए आप स्टडी IQ का वीडियो देख सकते हैं, वो बहुत मुफीद है। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। हमारा अपना उर्दू निसाब भी बहुत तवील है, इसमें कोई शक नहीं। 155 गज़लें, 43 नज़में, जिनमें से हसन कुजागर, बरखारुत, मोनाजाते बेवा, आसारे सलफ और पंडित बिरज नारायण चकबस्त की रामायण का आखिरी सीन जैसी तवील नज़में शामिल हैं। 6 मसनवियाँ, 6 दास्तानें, 5 ड्रामे, 12 नावल, 12 अफसानवी मजमूए, सवाने, खुदनविश्त,
खुतूत और मज़ामीन सर सैयद मिलाकर 8 किताबें, 4 सफ़रनामे, यानी मजमूई तौर पर शामिल निसाब गैर किताबी मुतून, खाके, इंशाइए, सफ़रनामे, इन सारी चीज़ों को अगर मिलाकर देखें तो किसी बाज़ाब्ता औसत किताब की ज़ख़ामत को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा मटेरियल हमारा 100 किताबों की ज़ख़ामत को पहुंच जाता है। इसलिए निसाब से ही ज़ाहिर है कि ये इम्तिहान आपसे कितने वक्त और कितनी जाफशानी का मुतालबा करता है। आइए अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी हिकमत अमली, रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो दोनों पेपर्स का सिलेबस आपके मोबाइल या लैपटॉप में नहीं बल्कि प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। इस शक्ल में मैंने ऐसे रखा था, प्रिंटेड शक्ल में। किसी भी यूनिट या मतन की तैयारी से पहले आपको पूरा निसाब अज़बर होना बहुत ज़रूरी है। इसके कई फ़ायदे हैं। मसलन कभी डायरेक्ट सवाल निसाब से ही आ जाता है। जून में नज़्म गुरेज़ वाला सवाल डायरेक्ट निसाब से था, और अभी दिसंबर 2019 में एक अफ़साने के बारे में पूछ लिया था कि बताओ ये अफ़साना किसका है। डायरेक्ट सवाल था ये। दूसरी बात यह है कि निसाब अज़बर होने से क्वेश्चन गेस करने में भी आसानी होती है। खुसूसन इस बार जैसा पैटर्न था एग्ज़ाम का, 2 ज़ुमरे सही हैं, 2 ज़ुमरे दुरुस्त हैं, इस तरह के सवालों को हल करने में अगर आपको अपना सिलेबस ज़हन नशीन नहीं है तो यकीन मानिए आपको बहुत परेशानी होने वाली है। इसलिए सबसे पहले आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप सिलेबस को प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास रखें। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस खुद फाइंड आउट करनी है। मैं अपनी बात करूं तो मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मुझे अदब से गहरी दिलचस्पी है, तो मुझे फ़िक्शन और शायरी पढ़ने और याद रखने में मज़ा आता है। लेकिन मेरी कमज़ोरी और वीकनेस ये है कि मुझसे चीज़ें रटी नहीं जाती हैं। रटना मेरे लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। इसलिए मैंने अपनी वीकनेस के ख़िलाफ़ चीज़ों को याद रखने की ट्रिक्स बनाई। मसलन अल्लामा इकबाल की नज़्म जितनी भी निसाब में शामिल है, आप उनमें से कोई भी नज़्म मुझसे पूछेंगे तो कोई भी शेर उन नज़मों में से तो मैं ज़रूर बता दूंगा। हालांकि वो नज़्म मुझे ज़बानी याद नहीं है, लेकिन मैंने ट्रिक ऐसी बनाई है कि आप सवाल करेंगे, शेर पढ़ेंगे और मैं बता दूंगा कि वो शेर अल्लामा इकबाल की किस नज़्म से है। उसकी ट्रिक ये हो सकती है जो मैंने बनाई है, याद रखने का जो तरीक़ा मैंने अपनाया था कि मसलन अल्लामा इकबाल की नज़्म साक़ीनामा जो हमारे निसाब में शामिल है, वो उनके उस्ताद मीर हसन जो मसनवी सेहरुल बयान के मुसन्निफ़ हैं, उन्हीं के तर्ज़ पर और जिस बहर में लिखी गई है मसनवी सेहरुल बयान, उसी बहर में उन्होंने साक़ीनामा लिखा है। अब JRF की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को साक़ीनामा का और ये गुलजार नसीम का और सेहरुल बयान का हर शेर तो याद होता ही होता है। अब कोई एक शेर याद होता ही होता है। अब सेहरुल बयान का एक शेर आप उठा लीजिए कि नई तर्ज़ है और नई है ज़बां, नई मसनवी ये है सेहरुल बयां। इस तर्ज़ पे अल्लामा इकबाल की नज़्म से जो भी शेर पढ़ेंगे अगर इस बहर पे है तो यकीनी तौर पर वो साक़ीनामा से है। उसी तरह लाले सहराई हमारे निसाब में शामिल है। आप देखेंगे कि लाले सहराई का हर शेर आखिर में जाके सहराई के वज़न पे ख़त्म होता है, सहराई, यकताई, जलवाई। तो इस तरह अगर आ जाए आखिर में तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये शेर जो है लाले सहराई से है। उसी तरह लीलन खुदा के हुजूर में, उसमें आयात, जुल्मात, ज़र्रात इस तरह आखिर में आती है, रदीफ़। तो हर नज़्म में आप कोई ना कोई इस तरह की ट्रिक निकालिए। या फिर आपको अगर तारीख़ याद रखनी है कि 1936 में, मिसाल के तौर पर देख लीजिए कि 1936 है, तो 1936 बहुत तारीख़ी है उर्दू में। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस, मुंशी प्रेमचंद की वफ़ात, असगर गुंडवी की वफ़ात, शहरयार की विलादत। 1936 में नावल गौदान लिखा गया, गौदान में अबवाब भी 36 हैं। 1936 में मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफ़न रिसाला जामिया में शाये हुआ। तो इस तरह से आप चीज़ों को जब रिलेट करेंगे तो आपके पास एक ज़ख़ीरा हो जाएगा। उसी तरह आप 1869 देख लें तो 1869 में गालिब की वफ़ात, गांधी जी की पैदाइश, मीरतुल उरूस उर्दू का पहला नावल 1869 में लिखा गया। 1869 में सर सैयद इंग्लिस्तान सफ़र करने के लिए गए। तो इस तरह से जब आप वाक़यात को रिलेट करेंगे तो चीज़ें याद रखने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। उसी तरह बागो बहार के पहला दरवेश कहाँ का है, दूसरा कहाँ का है, तीसरा कहाँ का है, चौथा कहाँ का है, यमन, फ़ारस, अजम, चीन। आप इसका कोड बना लीजिए, या यमन से या, फ़ारस से फ़ा, अजम से ऐन और चीन से चा। इसको कोड बना दिया मैंने यफ अच। तो अब हमें याद रखने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा दरवेश कहाँ का है। मैं सिर्फ अपने जहन में रिकॉल करूँगा यफ अच और मुझे याद आ जाएगा कि कौन सा दरवेश कहाँ का है।
उसी तरह आप चीज़ों को, अगर आपकी वीकनेस मेरी तरह ये है कि आप रट नहीं सकते हैं, तो आप ट्रिक्स बनाइए। मसलन आप देखिए कि राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए जो है, दानव दाम, गरहन, कोख जली, हाथ हमारे कलम हुए, तो इसकी ज़मानवी तरतीब याद अगर आपको रखनी है तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई। हर अफसानवी मजमूए के पहला 2 लफ्ज़ हमने ले लिया और उससे पूरी एक ट्रिक बनाई। दागर को अब हामुक, तो दा से दानव दाम हो गया, गर से गरहन हो गया, को से कोख जली हो गया, दागर को अब से अपने दुख मुझे दे दो, हा से हाथ हमारे कलम हुए और मुख से मुक्ति बोध। तो दागर को अब हामुक, ये राजेंद्र सिंह बेदी के तमाम अफसानवी मजमुओं की ज़मानवी तरतीब हो गई। तो इस तरह आप ट्रिक्स बना लें याद करते हुए। अगर आपकी वीकनेस मेरी तरह रट्टाफिकेशन नहीं है, तो अगर रट्टाफिकेशन वीकनेस है तो आप फिर इसी तरह ट्रिक्स बना करके याद रखें। अब आइए बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है। ये इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। मेरी ज़ाती राय ये है कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, यानी कम मेहनत में ज़्यादा सफलता। इसलिए क्या पढ़ना है से ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। अब्राहम लिंकन का वो कॉल आप याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि इफ़ आई हैव 6 आवर्स टू कट डाउन अ ट्री, आई विल स्पेंड फर्स्ट 4 आवर्स शार्पनिंग द एक्स। कि अगर मेरे पास किसी एक दरख्त को काटने के लिए 6 घंटे मैसर हैं, तो मैं पहले के 4 घंटे अपने हथियार को तेज़ करने में इस्तेमाल करूँगा। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपना तिहाई वक्त मटेरियल जमा करने में लगा दें। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बस वो मटेरियल कलेक्ट करने में लगे रहते हैं। अपना ज़्यादातर वक्त मटेरियल कलेक्ट करते हैं, फिर बाद में ये होता है कि मटेरियल तो कलेक्ट हो गया लेकिन उस पर आप अपना मुनासिब वक्त नहीं दे पाए। इसलिए मुनासिब ये है कि रीडिंग मटेरियल आपके पास ज़्यादा ना हो, लेकिन जितने हों ठोस हों और इन पर आपकी मुकम्मल गिरफ्त हो, यानी जितने भी आपके पास रीडिंग मटेरियल है आप उस पर मुकम्मल गिरफ्त बनाए रखें। और अब्राहम लिंकन का जो कॉल मैंने पेश किया उसका मतलब भी यही है कि कोई भी टास्क शुरू करने से पहले ऐसी तैयारी कर लें कि कामयाबी यकीनी हो जाए। अब आइए बुक लिस्ट की बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। पढ़ाई शुरू करने का 2 तरीक़ा है। या तो आप निसाब के मुताबिक शुरू करें कि पहले पहली यूनिट की तैयारी करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसी तरह आखिर तक। या फिर अपनी दिलचस्पी के मुताबिक शुरू करें कि जहाँ आपको ज़्यादा दिलचस्पी हो आप वहाँ उस यूनिट से शुरू करें। मैंने अपनी दिलचस्पी के मुताबिक शुरू की थी क्योंकि निसाब की पहली यूनिट तारीख़ ज़बान उर्दू, हिंद आरियाई वगैरह बहुत खुश्क है और इस यूनिट से ज़्यादा सवालात भी नहीं आते। इसलिए मैंने सबसे पहले शामिल निसाब सभी इंशाइया और खाके पढ़ डाले। फिर मैंने अफसाने पढ़ने शुरू किए, फिर नावल पढ़े, फिर ड्रामे पढ़े। यानी अपनी दिलचस्पी के मुताबिक हमने एक ऑर्डर बना लिया और निसाब में मैंने टिक कर दिया कि मेरा ये पोर्शन हो गया। दूसरी बात ये भी आपको याद रखना है कि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो असल मतन आपको पढ़नी है। ये नहीं कि आप किसी गाइड में पढ़ लें, गाइड रखना है आपको। गाइड जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो आपने पास मौजूद रखें, लेकिन पहले आप असल निसाब पढ़ें। कोई ड्रामा का खुलासा आप ना पढ़ें, बल्कि पहले ड्रामा पढ़ें और फिर जा कर के उस ड्रामे का खुलासा या उस ड्रामे के बारे में जो कुछ भी या उस मुसन्निफ़ के बारे में जो कुछ भी गाइड में है आप उसको देखें। फिर आप मिलाएं कि जो आपने पढ़ा उसमें से कौन सी चीज़ रह गई, फिर आप उसी एतबार से अपना एक नोट्स बनाएं। याद रखिए कि आपका अपना बनाया हुआ नोट्स बहुत आपके लिए ज़्यादा कार आमद होगा, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा और याद रखने में भी आपको अपने बनाए हुए नोट से ज़्यादा मदद मिलेगी। इसलिए पैटर्न यही होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ें सबसे पहले आप असल निसाब पढ़ें, फिर उसके मुताबिक आप देखें कि गाइड में क्या लिखा है। अगर कुछ रह गया है तो आप अपना नोट्स बना लें। याद रखिए यूजीसी के सवाल का पैटर्न, जो भी पैटर्न है, आप असल निसाब पढ़े बिना जेआरएफ नहीं कर सकते। ये यकीनी है कि अगर आपने असल निसाब नहीं पढ़ा तो जेआरएफ बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर वही बात स्मार्ट वर्किंग की आ जाती है कि निसाब पढ़ने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी सारी एनर्जी बुस्तान ख्याल, फसाने आज़ाद और फसाने अजाइब में झोंक दें। ये तो ज़ख़ीम है। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्किंग करनी है और आपको खुद पता लगाना है कि सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर भी पलट के देख लीजिए। मार्केट में एक किताब है मिशअल राह, उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही जमा कर दिए गए हैं और क्वेश्चन आंसर सब कुछ मौजूद है। तो आप उसे देख लें, प्रैक्टिस कर लें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। और आप कई साल का जब पेपर देखेंगे तो आप ये भी जान सकेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कॉल कहाँ से उठाए जा रहे हैं, किस मुसन्निफ़ को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, किस तरह की किताबों के नाम ज़्यादा पूछे जा रहे हैं।
इसलिए स्मार्ट वर्किंग की ज़रूरत है, स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है। और स्मार्ट वर्किंग का मतलब ये है कि पहले जो छोटी छोटी किताबें हैं उसको पढ़ डालें। मसलन गुलजार नसीम, रानी केतकी की कहानी, सेहरुल बयान, बिकट कहानी, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी और सभी खाके इंशाई वगैरह पढ़ डालें। पढ़ते हुए नोट भी बना ले। तरीक़ा ये हो कि पहले आप असल मतन पढ़ें, फिर आपके पास जो भी गाइड बुक है, बेहतर ये है कि गाइड बुक आप पहले ना पढ़ें, पहले आप मतन पढ़ें फिर उसके बाद गाइड बुक पढ़ें। अगर आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट रह गया है तो आप अपने नोट्स में उसको उतार लें। और जो बातें गाइड में पहले से मौजूद है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब किसी ने पहले ही मेहनत कर दी है तो आपको मज़ीद उसके लिखने में वक्त ज़ाय करने की क्या ज़रूरत है। एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान सबसे अहम होता है वक्त, और फिर ये अहम होता है कि आप अपना वक्त किस चीज़ में ज़ाय कर रहे हैं और किस चीज़ में लगा रहे हैं, ये भी अहम है। दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि तकरीबन 63-64 किताबें निसाब में शामिल हैं, और इतनी किताबें ख़रीदना और किसी लाइब्रेरी से हासिल करना तो बहुत दुश्वार है। इसलिए ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास लैपटॉप, टैब या अच्छा मोबाइल है तो रिख्ता से मदद लें। रिख्ता में 71,000 किताबें अपलोडेड हैं। आप सोचिए कि हमारे फ़ायदे के लिए उर्दू अदब की इतनी सारी किताबें एज़ इट इज़ उन्होंने स्कैन करके अपलोड कर दिया है। तो अगर आपके पास रिसोर्स है तो आप इंटरनेट की सुविधा को इस्तेमाल करते हुए रिख्ता से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने तो रिख्ता से बहुत यूटिलाइज़ किया। मैंने ज़्यादातर अफसाने, ड्रामे, नावल मैंने रिख्ता से पढ़ा है। और दूसरी बात यह कि यूट्यूब पर बहुत सारी नज़में हैं जो हमारे निसाब में शामिल हैं, जिनको अच्छी आवाज़ और अंदाज़ में रिकॉर्ड किया गया है। नज़्म है शर्त एक यूट्यूब चैनल है, उसमें कुछ नज़में हैं। या ज़िया मुहिद्दीन की आवाज़ में बेशतर शामिल निसाब नज़में और इंशाइयाँ मौजूद हैं। और ज़िया मुहिद्दीन की क़िरात तो उर्दू में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो लफ्ज़ को ज़िंदगी अता कर देते हैं। तो उनकी आवाज़ में यूट्यूब में हमारे निसाब की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। यकीन मानिए मैंने इनसे बहुत इस्तेफ़ादा किया। मैंने इस वीडियो के नीचे में उन तमाम वीडियोस का लिंक डाल दिया है जिनसे मैंने इस्तेफ़ादा किया है। अगर आप भी उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं यूट्यूब से तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। बल्कि नून मीम राशिद की जो हमारे निसाब में शामिल है नज़्म हसन कुज़गर, उस पर तो पूरी एक शॉर्ट फिल्म बना दी गई है। और साइंस के मुताबिक विजुअल इफ़ेक्ट याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन है। यानी कि जिस चीज़ को हम देखते हैं वो चीज़ हमें बहुत दिन तक याद रहती है। इसलिए आप यूट्यूब से भी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। निसाब की किताबें और गाइड बुक के साथ साथ आपके पास ये किताबें भी हो तो बहुत मुफीद है। मसलन फरमान फतेहपुरी की 2 किताबें, मोटी किताबें ज़ख़ीम हैं, उर्दू नस्र का फ़न्नी इर्तिक़ा और उर्दू शायरी का फ़न्नी इर्तिक़ा। और एहतशाम हुसैन की भी किताब आप रख सकते हैं, उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़। या शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब उर्दू का इब्तदाई ज़माना। बल्कि उर्दू की हमारे निसाब की पहली यूनिट में तो इस नाम से एक वो पोर्शन भी है जिसमें यह है कि उर्दू का इब्तदाई ज़माना, और इस नाम से शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की पूरी एक किताब है उर्दू का इब्तदाई ज़माना। और तनक़ीद के लिए गाइड में भी देखें और असल किताब भी पढ़ें। मसलन मुक़द्दमे शेर व शायरी, आब हयात जो बुनियादी किताबें हैं वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। या काशिफुल हक़ाइक़ वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। कलीमुद्दीन अहमद की उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र आपको पढ़नी है। लेकिन माहसल के लिए आप नूरुल हसन नकवी की वो वाली किताब फ़न तनक़ीद और तनक़ीद निगारी, छोटी सी है, पतली सी, ब्लू कलर की, वो आप ज़रूर ले लीजिए अपने पास। फिर नसीर अहमद की एक किताब है, ये JNU के प्रोफेसर थे, इन्होंने नसीर अहमद ने एक किताब लिखी है उर्दू अदब की तारीख़ के बारे में। वो पहली यूनिट के लिए बहुत मुफीद है, तो वो किताब भी आप देख लें। अब आइए टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट याद रखिए कि आपकी तैयारी जैसी भी हो, इम्तिहान हाल में कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका 3 घंटा ही तय करता है कि आप कहाँ तक आगे जा रहे हैं या आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं, और आपकी तैयारी बहुत बुरी है, एग्ज़ाम में आपने अच्छा कर लिया, वही 3 घंटा डिसाइड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी जो हम लोगों ने दिया जिसमें एग्ज़ाम दिसंबर में, फ़ॉन्ट साइज़ और आखिर के 10 सवाल शौकत सिद्दीकी और अल्लामा इकबाल की नज़्म से पूछे गए थे, बिल्कुल लॉलीपॉप थे। जिन्होंने टाइम मैनेज कर लिया आखिर तक, उनको वो 10 सवाल मुफ्त में मिल गए, और जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए वो 10 सवाल बहुत आसान थे, वो उनके छूट गए। इसलिए 3 घंटे को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। पहला पेपर 50 क्वेश्चन का है और दूसरा 100 का, तो इस लिहाज से आप तय कर लें कि पहला पेपर आपको कुल 180 मिनट में, यानी 180 मिनट में से 60 मिनट में ही करना है।
क्योंकि 180 मिनट 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं और आपके सवालात की तादाद 150 है, तो हर 50 सवाल को आप 60 मिनट दें और आपकी स्क्रीन पर घड़ी चलती रहती है, उल्टी गिनती वहाँ पे शुरू होती है, तो आप स्क्रीन पर देखते रहें और वहाँ से मदद लें। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप जल्दबाजी करें, जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करनी है। सवाल को गौर से पढ़ना है। कई बार आपको जवाब मालूम होता है लेकिन गौर से ना पढ़ने की वजह से आप गलती कर जाते हैं। जैसे इस मरतबा दिसंबर में मार्क्स और परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बीच में लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया। डेटा इंटरप्रेशन का 5 क्वेश्चन था, जिसमें यह था कि 5 तालिबे इल्म हैं और 6 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में उन्होंने कितने कितने मार्क्स उठाए हैं उसको सामने रख करके सवाल पूछे गए थे। तो ऊपर में लिखा हुआ था जो उनके मार्क्स थे वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स थे। मसलन कि अगर केमिस्ट्री में 200 कुल नंबरात 200 हैं और 200 में से उन्होंने 60% मार्क्स उठाए हैं, तो 200 का 60% कितना होगा? 120। लेकिन जिन लोगों ने उसको मार्क्स से समझा और उसके एतबार से निकाला तो सारे क्वेश्चन गलत हो गए। तो किसी के सारे सवाल सही हो गए डेटा इंटरप्रेशन के और किसी के सारे सवाल गलत हो गए। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, वक्त का भी ख्याल रखना है, लेकिन वक्त के ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी करनी है। तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले सरसरी तौर पर आप उन सवालों को हल करें जिनके दुरुस्त होने पर आपको पूरी तरह यकीन है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं तो आप पहले उनको कर लें, और जिन पर आप कॉन्फिडेंट ना हो उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दें। मार्क फॉर रिव्यू करने से स्क्रीन के कोने पर उस नंबर के सवाल का रंग जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो आपको बहुत आसानी होती है कि आपने किस सवाल को यकीनी तौर पे किया और किस सवाल को आपने यकीनी तौर पे नहीं किया है। तो जब आप मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो उसका रंग अलग हो जाएगा, तो आप बाद में जाके उसी सवाल के नंबर पर जो कोने पर शो होता है कि आपने किस किस सवाल को हल किया है, आपका जो मार्क फॉर रिव्यू है उस नंबर पर आप क्लिक करके उस सवाल को हल कर लीजिए, नज़रसानी कर लीजिए। और ये भी बात याद रखिए कि टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ताल्लुक आपकी तैयारी से भी है। तैयारी जितनी अच्छी होगी वक्त उतना ही कम लगेगा। जबकि तैयारी लगभग हो जाए तो तैयारी जब लगभग हो जाए तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोनों पेपर की मॉक टेस्ट मौजूद है, उर्दू की भी है। इतनी मेहनत से टेस्ट तैयार करके आपके फ़ायदे के लिए यूजीसी ने और एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, अवेयरनेस ना होने की वजह से वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। जबकि बहुत अच्छे से, यानी जिस तरह उनके एग्ज़ाम का पैटर्न है सेम उसी तरह आप किसी के लैपटॉप ले करके या अपने मोबाइल में ही आप वो जो एनटीए की वेबसाइट पर है आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन याद रहे कि फिर मॉक टेस्ट आपको अपनी तैयारी की शुरू में नहीं देना, उससे फिर आप जो है एहसास कम तरीके भी शिकार हो सकते हैं कि सवाल मुझे हल नहीं हो रहे। तो जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाए तो आप 2-3 दिन पहले मॉक टेस्ट दे दें। मॉक टेस्ट देने से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप वक्त पर सारे सवालात हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको जब अपनी औकात पता चल जाएगी मॉक टेस्ट देने, औकात से मुराद के वक्त आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उसी के अनुसार आप खुद को तैयार करके एग्ज़ाम हॉल में तशरीफ़ ले जाएं। आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से एक गुड न्यूज़ है। वो ये है कि मैंने शामिल निसाब प्रेमचंद के वारदात से लेकर इकबाल मजीद के तमाशा घर तक सभी अफसानवी मजमुओं में शामिल एक अफसाने का खुलासा तहरीर किया है। बहुत मेहनत से मैंने हर अफसाने का खुलासा इस तरह लिखा है कि आप आधा सफ़े में है, कोई एक सफ़े में A4 साइज़ में, अगर आप उस खुलासे को पढ़ लेंगे तो मेरा यकीन है कि अफसाना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि आप अफसाना ना पढ़ें, लेकिन अफसाना पढ़ते हुए जो आपको खुलासा लिखने और नोट्स बनाने में जो वक्त लगेगा वो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका वो वक्त मैं बचाने के लिए हाजिर हूँ। मैंने सारे अफसानों का खुलासा लिख दिया है, आपको सिर्फ अफसाना पढ़ना है। मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप मेरे लिखे हुए खुलासे को पढ़ें, आप हर अफसाने को पढ़ें, लेकिन पढ़ते वक्त आपको जो नोट्स बनाने हैं या जो खुलासा लिखना है वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, मैंने मेहनत कर दी है, तो आप मेरी मेहनत से फ़ायदा उठाएँ। नज़में, गज़लें और तारीख़ किरदार मजमूओं के नाम, ज़मानवी तरतीब वगैरह याद रखने की भी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बनाई हैं। मसलन बागो बहार के दरवेश के हवाले से जो मैंने यह फज बताया, या 1936 और 1869 के हवाले से जो मैंने बात बताई, इस तरह के हज़ारों ट्रिक्स मेरे पास हैं जो मैंने अपने नोट्स में लिखा है। शामिल निसाब ड्रामों का खुलासा भी मैंने तैयार किया है जो बहुत जल्द इंशाअल्लाह किताबी शक्ल में मंजर आम पर आने वाली है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो है अपना प्रचार कर रहा है, नहीं,
बिज़नेस की नीयत बिल्कुल नहीं है, बस उर्दू की खिदमत मकसूद है। इसलिए शाये करने की ही कीमत पर मेरी कोशिश ही रहेगी कि शाये करने में जो भी खर्च हो, जो भी कीमत लगेगी, बस उसी कीमत पर आपके हाथों तक पहुंचाने की नीयत है। तो इसलिए दुआ करें ये जल्द से जल्द मैं तैयार कर लूं, और मुनासिब ये है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब किताब मंजर आम पर आए और मैं वीडियो के ज़रिए ऐलान करूं तो आप आगाह हो सकें और किताब हासिल कर सकें। क्योंकि जैसे ही किताब मंजर आम पर आएगी, मैं 10 सेकंड का वीडियो डाल दूंगा कि किताब आ गई है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना बता दीजिए कि किनको किताब लेनी है, किनको नहीं लेनी है, तो बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए आज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट एग्ज़ाम। हमसे जो हो सका वो कर गुज़रे, अब तेरा इम्तिहान है प्यारे। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। Thank you for watching the video. Please do not forget to share with your friends in WhatsApp group. Thank you so much and best of luck.